हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजीएस केमिस्ट्री बाय सुनील सर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। बेटा, हर बार की तरह फिर मैं एक केमिस्ट्री का लेक्चर लेकर आया हूँ। आज मैं क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का पहला लेक्चर लेकर आया हूँ। बोर्ड कोई भी हो, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर केमिस्ट्री का उसमें पेपर आता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। सबसे पहले डिफिनीशन की ही हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। एक चीज़ और समझ लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कभी कभी एक जगह और नाम नहीं मिलता है, नाम और मिलता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है, एक ही है, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसकी डिफिनीशन क्या होगी, चलिए सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं किससे बनते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स से बनते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और नीचे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वो नीचे होते हैं, नीचे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ जो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, रो होती है, उसी में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं के हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, नेसेसरी मेटल एटम होता है। और वो मेटल एटम जो होता है वो नंबर ऑफ एनाइंस या नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल से क्या होता है? घिरा हुआ होता है, कवर्ड होता है। मतलब अगर किसी मेटल, कौन सा मेटल? ट्रांजिशन मेटल के अराउंड, ठीक है, उसकी सराउंडिंग में एनायंस हो, उसके साथ कोऑर्डिनेटेड हो, एनायंस हो या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उससे जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसी को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि उसमें जो मेटल यूज होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वो कौन होता है? ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में आप जानते हो, पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। और वो जो ट्रांजिशन मेटल होता है वो अपने सराउंडिंग में किससे घिरा हुआ होता है? या तो एनायन से, मतलब नेगेटिव आयन से, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से घिरा हुआ होता है, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इनके बारे में बहुत डीप से आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आज का पहला लेक्चर अच्छे से सुन लो, उसके बाद जब इससे रिलेटेड नए और सारे लेक्चर्स आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आगे हम लोग सब बात करेंगे, बस पहले तो अभी इसका फ्लो चार्ट देख रहे हैं, एक नॉर्मल व्यू इसका ले रहे हैं, डीप डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो किससे सराउंडेड होते हैं, किससे बाउंडेड होते हैं? नंबर ऑफ एनाइंस, नेगेटिव आयंस से या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से क्या होता है? बाउंडेड होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक दूसरा नाम भी क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स में आप यहाँ देख लो, ये एक एग्जांपल है कोबाल्ट Cl3 NH3 का O3, K4 FeCN का O6। अब इनके नाम क्या है? इनके नाम जिस तरह से IUPAC में नेमिंग होती है उस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की भी नेमिंग होती है। तो आगे इसी चैप्टर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इनके नाम्स क्या होंगे, इनके नेम्स क्या होंगे और किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम रखे जाते हैं। जैसे IUPAC में किसके रखे जाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो इसकी भी नियमावली है, इसके भी कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करके इनकी नेमिंग की जाती है, ठीक है। फिलहाल अभी आप इतना याद रख लो, ये एग्जांपल है किसके? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर। हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर आपको पहचानना हो तो आप जनरली आप ये देख सकते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक लार्ज ब्रैकेट आपको जरूर मिलेगा। जो ये बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, अगर आप ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है, केमिकल्स के अराउंड देखते हो तो आप क्या कह सकते हो कि वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो सकता है।
ये इसकी नॉर्मल पहचान होती है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने बताया कि जो नेसेसरी मेटल होता है वो ट्रांजिशन मेटल होता है। तो देखो यहाँ कोबाल्ट क्या है, ट्रांजिशन मेटल है। अब इसके साथ क्लोराइड आयन है, नेगेटिव आयन है, और अमोनिया ये क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है अमोनिया। तो आप कह सकते हो कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोबाल्ट ट्रांजिशन मेटल के साथ एनायंस के रूप में कौन है, क्लोराइड आयन, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के रूप में कौन है, अमोनिया मॉलिक्यूल्स है। समझ में आई बात? चलो यहाँ देख लो, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयरन क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, और उस ट्रांजिशन मेटल के साथ साइनाइड आयन, नेगेटिव आयन, एनायन क्या है, बाउंडेड है। ये इसके साथ बाउंडेड है, इसके साथ ये बाउंडेड है। समझ में आ रही बात? तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक, चलो आगे देखते हैं। एक बात आती है, टर्म आता है डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है कि डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं। नाम से क्लियर है, डबल सॉल्ट्स मतलब जिसमें दो सॉल्ट हो, जिसमें कितने सॉल्ट हो, दो सॉल्ट हो। और ये जो दो सॉल्ट होते हैं ये एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं, यानी डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, एडिशन कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें दो सॉल्ट होते हैं और उन दोनों सॉल्ट किस फॉर्म में होते हैं, इक्विमोलर रेशियो में पाए जाते हैं। मतलब जब आप दो सॉल्ट्स ले लो और उन दो सॉल्ट्स के इक्वल मोल्स लेकर उन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड क्या होगा, एक डबल सॉल्ट होगा। अब डबल सॉल्ट का एग्जांपल देख लो, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल ट्रांस इंटू 24H2O, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटास एलम, फिटकरी जिसको आप बोलते हो। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, याद कर सकते हो आप, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल ट्रांस इंटू 24H2O, इसको पोटास एलम बोलते हैं, जो घरों में यूज़ की जाती है फिटकरी, शेविंग वगैरह में या कई चीज़ों में फिटकरी का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा एक सॉल्ट और है जिसको हम लोग मोहर्स सॉल्ट बोलते हैं। अक्सर एग्जाम में एक नंबर में पूछ लेता है कि मोहर्स सॉल्ट क्या है। ठीक है, तो मोहर्स सॉल्ट क्या है, एक डबल सॉल्ट है। उसका केमिकल फार्मूला पूछेगा आपसे तो क्या बताओगे, FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। अब देखो इसको डबल सॉल्ट क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो दो सॉल्ट है, K2SO4 एक सॉल्ट, Al2SO4 का होल ट्राइस एक सॉल्ट। इसी तरह से FeSO4 एक सॉल्ट, NH4 का होल ट्वाइस SO4 एक सॉल्ट। मतलब यहाँ पोटेशियम सल्फेट और यहाँ एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट का जब इक्विमोलर रेशियो लिया गया तो क्या बना, पोटास एलम। इसी तरह से FeSO4 आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, इन दोनों का जब इक्विमोलर रेशियो लिया गया तो क्या बना, मोहर्स सॉल्ट। तो आपको ये दो चीज याद रखनी है कि मोहर्स सॉल्ट्स और पोटास एलम जो है वो क्या है, डबल सॉल्ट्स हैं। ठीक है।
चलो बेटा आगे बात करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसको बोलते हैं वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, वर्नर्स थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम लोगों को इस थ्योरी में ये समझने को मिलेगा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, जिनकी मैंने बताई कि दो तरह की वैलेंसीज होती हैं, जो ट्रांजिशन मेटल होता है उसमें दो तरह की वैलेंसीज सेटिस्फाई करता है, दो तरह की वैलेंसीज को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है कि दो तरह की वैलेंसी होती है। ठीक है, कौन कौन सी, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो उसके बारे में वर्नर्स में ही सबसे पहले बताया था। तो हम लोग पढ़ेंगे वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, पूछता भी है। तो वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसने दिया था? अल्फ्रेड वर्नर ने। किसने दिया था? अल्फ्रेड वर्नर ने। कब दिया था? 1898 में दिया था। अल्फ्रेड वर्नर ने इस थ्योरी में बताया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या स्ट्रक्चर होगा। उस स्ट्रक्चर के लिए इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, कुछ पोस्टुलेट्स इस थ्योरी में बताए गए थे, और इसी थ्योरी में ही हम लोग क्लियर करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है और सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होती हैं। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो ट्रांजिशन मेटल होता है उसकी दो वैलेंसीज होती हैं, एक प्राइमरी वैलेंसीज और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होती हैं, वो इसी थ्योरी में हम लोग समझेंगे। तो थ्योरी हमको कौन सी पढ़नी है? वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। किसने दिया था? अल्फ्रेड वर्नर ने दिया था 1898 में। अब इस थ्योरी में क्या क्या बातें कही गई मैं आपको ऐसे मुंह से बोल दे रहा हूँ, आप उसको लिख लेना। मैं लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इस थ्योरी में अल्फ्रेड वर्नर ने कहा, सबसे पहली बात कही कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, ट्रांजिशन मेटल की जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर से रिप्रेजेंट होती है। मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक एलिमेंट का मेटल है, उस डी ब्लॉक एलिमेंट के मेटल की जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो किससे रिप्रेजेंट होगी? उस ट्रांजिशन मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर से। किससे रिप्रेजेंट होगी प्राइमरी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी किससे रिप्रेजेंट होगी? ऑक्सीडेशन नंबर से। किससे रिप्रेजेंट होगी? ऑक्सीडेशन नंबर से ऑफ मेटल। ठीक है, और ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, ठीक है, ये बेटा नॉन डायरेक्शनल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। और क्या होती है? आयनाइजेबल होती है, एंड आयनाइजेबल, आयनाइजेबल होती है। अल्फ्रेड वर्नर ने अपने पहले पोस्टुलेट में क्या बताया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो प्राइमरी वैलेंसी ट्रांजिशन मेटल के जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं उससे रिप्रेजेंट होती है, और वो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है नॉन डायरेक्शनल होती है, आयनाइजेबल होती है। मतलब प्राइमरी वैलेंसी आयनाइज्ड होती है और नॉन डायरेक्शनल है, और किससे रिप्रेजेंट होती है? मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर से रिप्रेजेंट होती है। जैसे एक एग्जांपल देख लो, CrCl3, क्रोमियम क्लोराइड। क्रोमियम क्लोराइड में जब आप क्रोमियम क्लोराइड का आयनाइजेशन दिखाओगे तो क्रोमियम क्लोराइड का जो आयनाइजेशन होगा वो क्या होगा? Cr3 प्लस 3Cl माइनस। तो यहाँ क्रोमियम मेटल जो है वो क्रोमियम मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +3।
ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्रोमियम का कितना है, +3। इसी वजह से जो प्राइमरी वैलेंसी होगी, ये प्राइमरी वैलेंसी किसकी होगी, क्रोमियम की। CrCl3 क्रोमियम क्लोराइड में क्रोमियम की जो प्राइमरी वैलेंसी है वो किससे रिप्रेजेंट हो रही है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर से। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का कितना है, +3, यानी ये +3 जो है ये प्राइमरी वैलेंसी है किसकी, क्रोमियम की। तो अगर इस कंपाउंड में आपसे पूछा जाए कि जो क्रोमियम है उसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, आप कितनी बताओगे, +3। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ में आ गई। और देखो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाई होती है किससे, एनायंस से। किससे सेटिस्फाई होती है, एनायंस से, यानी नेगेटिव आयन से। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो किससे सेटिस्फाई हो रही है, एनायन से हो रही है, यानी नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई हो रही है। तो पहला पॉस्टुलेट जो है इस थ्योरी का क्या निकल कर आया, इस थ्योरी का पहला पॉस्टुलेट क्या आया कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ट्रांजिशन मेटल्स की, वो किससे रिप्रेजेंट होती है, ट्रांजिशन मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर से रिप्रेजेंट होती है। और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, ठीक, वो नॉन डायरेक्शनल होती है, आयनाइजेबल होती है। आयनाइजेबल होती है, देखो यहाँ आयनाइज हो रहा है ना, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइज हो रही है कि नहीं हो रही है। और ये प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पर क्रोमियम की जो प्राइमरी वैलेंसी है वो किससे सेटिस्फाई हो रही है, एनायन से सेटिस्फाई हो रही है। तो ये पहला पॉइंट था इस थ्योरी का। दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहा गया, दूसरा पॉइंट ये कहा गया इस थ्योरी में कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी की बात हो गई, अब बात कर रहे हैं किसकी, सेकेंडरी वैलेंसी की। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ट्रांजिशन मेटल की, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स की, वो कैसी होती है, वो डायरेक्शनल होती है और कैसी होती है, नॉन आयनाइजेबल होती है, नॉन आयोनाइजेबल। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ट्रांजिशन मेटल की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो कैसी होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है और नॉन आयनाइजेबल होती है। समझ में आ रही बात ना। और क्या होता है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो ऑलवेज फिक्स होती है। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ट्रांजिशन मेटल की, वो क्या होती है, फिक्स होती है। इतनी बात समझ में आ गई ना। और यही प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज ही मिलकर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। तो जो स्ट्रक्चर होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कैसा स्ट्रक्चर होगा, वो उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज पे डिपेंड करता है। हाँ, जो प्राइमरी वैलेंसी है उसमें आपको ये दो चीज़ समझना है कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बस आप ये समझना कि जो प्राइमरी वैलेंसी है नॉन डायरेक्शनल होती है, आयनाइजेबल होती है। आयनाइजेबल कैसे हो रही है, देखो यहाँ ये इसके साथ क्रोमियम क्लोराइड में क्लोराइड क्या हो रहा है, आयनाइज हो रहा है। और किससे सेटिस्फाई हो रहा है, एनायन से। यहाँ जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो किससे सेटिस्फाई होती है, सेटिस्फाइज विद एनायंस। ये एनायन से भी सेटिस्फाई हो सकती है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, बंद हो गया, चल ही नहीं रहा, चलो अच्छा तेज बोलने की कोशिश करता हूँ। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कैसी होती है, डायरेक्शनल, नॉन आयनाइजेबल होती है, फिक्स होती है। उसके अलावा ये सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है किससे, किससे सेटिस्फाई होती है, एनायन से भी सेटिस्फाई हो सकती है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी सेटिस्फाई हो सकती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। CO NH3 का O6
Cl3। अगर आप एक ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखो, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आयोनाइज्ड होता है, जब ये आयोनाइज होगा, जब ये आयोनाइज होगा तो एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स आयन बनता है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे। अभी देखना, जब ये आयोनाइज्ड होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने ले लिया, अब ये जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयोनाइज होगा तो ये किस में आयोनाइज होगा, कोबाल्ट NH3 का होल 6, ठीक है, इस पे +3 प्लस 3 क्लोराइड आयन निकल जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। आगे हम लोग टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको आपको पढ़ना है, आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे, समझ में आ रही बात ना। तो जब ये आयनाइज्ड हुआ तो एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाया और इस कॉम्प्लेक्स आयन के साथ एनायंस बनाया। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स आयन में कोबाल्ट के साथ जो जुड़ी हुई वैलेंसी है, इसी को हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी बोलेंगे। यहाँ पर कोबाल्ट के साथ ये जो स्मॉल ब्रैकेट में जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जो जुड़ा हुआ है, ये कोबाल्ट के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, ये कोबाल्ट के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं, ये कॉम्प्लेक्स आयन के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है और ये आयनाइजेबल है। इसी वजह से ये जो है ये क्या हो जाएगी, कोबाल्ट की ये प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी। और कोबाल्ट के साथ अमोनिया डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इस वजह से ये कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पूछूं कि प्राइमरी वैलेंसी ऑफ